दोस्तों, जिंदगी की किचकिच से परेशान आदमी अपने लिए चाहता है एक आजाद जिंदगी। और आज की फिल्मी रसोई में विद्रोह की खिचड़ी पक रही है। समाज के डर से हमारा परिवार हमें पाबंदियों में कैद कर देता है। ये उन्हीं पाबंदियों की कहानी है जिसका नाम है मुस्तांग। नाम भी कुछ अजीब है ना? मुझे भी लगा। दरअसल मुस्तांग अमेरिका के जंगली घोड़ों की एक प्रजाति है। ये घोड़े बहुत बुद्धिमान और बहुत जिज्ञासु होते हैं। इन्हें आजाद घूमना पसंद है। पर इस फिल्म का ऐसा नाम क्यों रखा गया होगा, उसके बारे में आप कहानी सुनने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये एक टर्किश फ्रेंच मूवी है। डेनिस गॉम्जी ने इसका निर्देशन किया है, जो एक टर्की फ्रेंच फिल्म मेकर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, साथ ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुकी है। 96 बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो ये थी जानकारी। अब चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर स्कूल के बाहर यूनिफॉर्म में 5 बहनों को देखते हैं, जिनका नाम लाले, नूर, सलमे, ईसे और सिनोय है। आज से स्कूल में गर्मियों की छुट्टी हो गई है और उनकी टीचर मिस डिलेक अब इस्तांबुल लौट रही हैं। लाले मिस डिलेक को बहुत पसंद करती है और उनके जाने से वो मायूस हो गई है। मिस डिलेक उसे समझाती है, रो नहीं लाले, तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है ना, तुम मुझे लेटर लिखना। मिस डिलेक के जाने के बाद 5 बहनें स्कूल से घर जाने के बजाय समंदर के किनारे अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों के साथ खेलने लगती हैं। खेल के दौरान लड़के उनको अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और लड़कियां आपस में एक दूसरे को पानी में गिराने की कोशिश करती हैं। ये सब हंसी मजाक में हो रहा होता है, लेकिन इसी दौरान हल्की खींचातानी और शरारतें लड़ाई जैसी दिखने लगती हैं। उसके बाद बच्चों का गैंग एक सेब के बाग में धावा बोल देता है और सेब तोड़कर खाने लगता है। और तभी बगीचे का मालिक आ जाता है और उन पर गन तान देता है और लड़कियां डर जाती हैं। सेल्मा और सिनोय बगान के मालिक से कहती हैं, अरे अरे अरे, हमने तो बस थोड़े से सेब लिए हैं, उसके लिए तुम हम पर बंदूक तान रहे हो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन बागवान बंदूक तान कर रखता है। सभी उससे बचती हुई भागकर और जोर जोर से हंसती हुई घर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो पांचों घर पहुंचती हैं, उनकी दादी सुनोय से कहती है, तुम सबसे बड़ी हो, तुमसे शुरू करते हैं। सुनोय को एक रूम के अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद करके उसे पीटती है। बाकी बहनें मिन्नतें करती हैं कि आप सुनोय को क्यों मार रही हैं, छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद दादी सुनोय को बाहर निकालती है और अब कहती है, अब सलमा तुम्हारी बारी। दादी सलमा को भी जबरदस्ती अंदर ले जाकर खूब काटती है। बाकी बहनें उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, दरवाजा पीटती हैं, लेकिन दादी बारी बारी से उनको पीटती है। लड़कियां चिल्लाती हैं, आखिर हमारी गलती क्या है, बस थोड़े से सेब तोड़कर खाए थे, उसके लिए हमें इतना मार रही हो। दादी कहती है, गांव का हर आदमी तुम्हारी अश्लील करतूतों की बात कर रहा है। बेशरम लड़कियों, तुम्हें ये सब किसने सिखाया है कि समंदर के किनारे लड़कों की गर्दन पर अपने अंग रगड़ो। लड़कियां कहती, दादी कैसी बातें कर रही हो, हाँ हम उनके कंधों पर बैठे थे पर हम खेल रहे थे। दादी कहती है, चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो, बड़ी आई खेल खेलने वाली। इस पूरे गांव में तुम्हारे जैसा खेल कोई नहीं खेलता, उस खेल से मेडल लेकर आई हो। तुम्हारे खेल ने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तुमसे कौन शादी करेगा। लड़कियां कहती हैं, आपको ये सब किसने बताया। दादी बोलती है, बताना क्या है, पानी में गंदगी करोगी तो ऊपर ही आएगा, छुपेगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिसेस पटेक ने बताया है, क्या करोगी, उन्हें मारोगी। मुझे कम से कम उस औरत ने बताया तो कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करतूतें करती फिरती हो। नूर गुस्से में भर जाती है, लॉन में रखी कुर्सी तोड़ देती है। उसको ऐसा करते देखकर दादी बौखला जाती है और कहती है, मार कम पड़ गई है जो कुर्सियों को तोड़ रही हो। नूर गुस्से में जवाब देती है, ये कुर्सी भी हमारे बैठने से अपवित्र हो गई है। उसके बाद 5 बहनों का गैंग मिस पटेक के घर की तरफ निकलता है। लड़कियां गुस्से में उसके पास पहुंच जाती हैं। ये लाले बोल पड़ती है, तुम घटिया औरत हो, तुमने आग लगाई है, तुम्हें किसने हक दिया हमें चरित्रहीन कहने का, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन तभी दादी आ जाती है और लाले को खींच कर थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैंने तुमको यही सिखाया है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। साथ ही वो मिसेस पटेक से कहती है, मिसेस पटेक माफ कर दीजिए। और लड़कियों से कहती है, सीधे घर चलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उन्हें जबरदस्ती घर चलने के लिए कहती है और धमकी देती, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शाम को दादी का बेटा एरोल घर आ चुका होता है, जो लड़कियों का अंकल था। उसको भी गांव वालों से पता चल चुका होता है। तो घर आते ही अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है, मैंने पहले ही कहा था इनको इतनी छूट मत दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बच्ची है, अब देखो क्या हो गया। एरोल गुस्से में लड़कियों के कमरे में जाता है। लड़कियां सहम जाती हैं। सिनोय, सेल्मा और इसी को बाल खींचकर मारने लगता है, लेकिन दादी लड़कियों को बचाने लगती है। दादी कहती है, एरोल मत मारो, अनाथ बच्चियां हैं, कुछ तो समझदारी दिखाओ। लेकिन एरोल अपनी माँ को उल्टा जवाब देता है और बोलता है, ये बच्चियां हैं, ये जवान घोड़ियां हैं, आज ब्याह कर दो, बच्चे पैदा कर देंगी। तुम्हारी वजह से बेलगाम हो गई हैं, सब थूक रहे हैं, अब इन नीचों से कौन शादी करेगा। पता है लोग क्या कह रहे हैं,
दादी बोलती है लोगों को पतंगड़ बनाने की आदत है, शांत हो जाओ। लेकिन इरोल अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता और लड़कियों को लगातार गालियां देता है और अपनी माँ से बोलता है कल इनको डॉक्टर के पास जांच के लिए ले जाऊंगा और अगर कुछ ऊंच नीच हुई होगी तो इन्हें वहीं गाड़ दूंगा। दादी रोते हुए बड़बड़ाती है और लड़कियों को कोसती है। इरोल बहुत नाराज है, इन लड़कियों के कारण मैं अपने बेटे को खो दूंगी। मेरी कोई बात नहीं सुन रहा मेरा प्यारा बेटा, ना मेरे बेटे ने कुछ खाया है। अगर मैंने ऐसी हरकतें की होती तो मेरे घर वाले मेरी टांगे काटकर दफन कर देते। हाय, घर में लड़कियां हैं, मुझको नजर रखनी चाहिए थी। दूसरे दिन सुबह इरोल लड़कियों को जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में लड़कियों की इज्जत का टेस्ट होना है। समंदर में लड़कियों का खेलना उनके लिए बस एक खेल था, लेकिन घर पहुंचते ही वो खेल एक इल्जाम बन गया। दादी और इरोल की मार उन्हें बुरी लग रही थी, जैसे सब ने तय कर लिया है कि लड़कियां गुनहगार है। इरोल अस्पताल की ओर जाता है। लड़कियों को समझ नहीं आता कि ये कैसी जांच होने वाली है। हमारी इज्जत का भी टेस्ट होगा, पर कैसे? तभी डॉक्टर सलमा सिनोए और इसी को अंदर ले जाती है और उनकी जांच होती है। घर के रास्ते में गाड़ी के अंदर सिनोए सलमा से पूछती है, सलमा, डॉक्टर ने तुम्हारे कपड़े उतरवाए थे? सलमा कहती है हाँ। और सलमा पूछती है और तुम्हारे? सिनोए बोलती है मेरे भी। इसी बोलती है हम सबके साथ तब सेम चीजें हुई हैं। इरोल लड़कियों को लेकर घर पहुंचता है, दादी को इज्जत का सर्टिफिकेट दे देता है और बोलता है अब इनको कंट्रोल में रखो और घर के काम काज सिखाओ। दादी सर्टिफिकेट देखती है और सलमा को गले लगा लेती है। दादी बोलती है सलमा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा तुम शादी के लायक नहीं होगी। सलमा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। उसके बाद दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, कभी न खुलने के लिए। दादी लड़कियों का मोबाइल, कंप्यूटर, घर के सारे टेलीफोन निकालकर अलमारी में बंद कर देती है। घर पर लड़कियों को आज्ञाकारी दुल्हन बनाने का खेल शुरू हो जाता है। कैसे अच्छी पाई और ब्रेड बनाई जाती है, कैसे सूप तैयार किया जाता है, घर में सफाई कैसे की जाती है, खाना कैसे बनाया जाता है, परोसा जाता है और खाया जाता है। क्योंकि दादी को लड़कियों की शादी करानी है। दादी के हिसाब से फिटिंग के कपड़े पहनना भी बुरा है। दादी उनके लिए भूरे रंग के कपड़े सिलती है और लड़कियों पर वही कपड़े पहनने का दबाव बनाती है। उनके हिसाब से अगर लड़कियां अपनी पसंद के कपड़े पहनेंगी तो लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी। लड़कियां कपड़े पहन तो लेती हैं, लेकिन वो पांचों गर्मी से परेशान हो जाती हैं। जब तक वो काम करती तब तक पहने रहती और जैसे ही अपने कमरे में जाती उतार कर फेंक देती। एक दिन घर की खिड़की साफ करते हुए सिनोए खिड़की के बाहर देखती है। खिड़की के बाहर कोई लड़का है जिसे सिनोए प्यार भरी नजरों से देख रही है। लगता है वो उसे पसंद करती है। दूसरे दिन सड़क पर लिखा होता है, सिनोए आई लव यू, तुम मेरी हो। जब इरोल उठता है और सड़क पर लिखा हुआ पड़ता है तो इरोल गुस्से में जल उठता है और पूरी सड़क साफ करता है। उसके बाद तो जेल की सिक्योरिटी और टाइट हो जाती है। नूर, सलमा, इसे और सिनोए सभी का इस घर में दम घुटता है। वो बस उस नर्क से निकल जाना चाहती हैं। उनका कोई नहीं है। उनके माता पिता की 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद पहले सिर्फ रोक टोक थी, पर अब उनके अंकल और दादी ने उनका स्कूल छुड़वा दिया है। उन्हें दिन भर घर में रहने का फरमान मिला है। एक दिन उन्हें टीवी पर पता चलता है कि फुटबॉल मैच होने वाला है। पूरे मीडिया में फुटबॉल मैच की बात हो रही है। तभी खिड़की के बाहर एक लड़की लाली को बुलाती है और लाली को बताती है कि कल 4 बजे ऑर्गेनाइजर की बस से सभी लड़कियां फुटबॉल मैच देखने जा रही हैं। क्या तुम लोग भी चलोगी? लाली कहती है हाँ। लाली अपनी बहनों को सारी बातें बताती है। नूर, सलमा, इसी और सिनोए डिसाइड करती हैं कि वो भी फुटबॉल मैच देखने जाएंगी। लेकिन सलमा कहती है हमको कौन जाने देगा, इस जेल से निकल भी पाएंगे, और निकल भी गए तो हम जाएंगे कैसे, पैदल, और दिन की रोशनी में एक साथ कैसे निकलेंगे। लाली कहती है अरे हम दादी से कहेंगे कि हम सब बीमार हैं और कमरे में सोने का नाटक करेंगे। दादी को लगेगा हम सो रहे हैं और हम चुपचाप निकल जाएंगे। दूसरे दिन पांचों घर से चुपचाप छुपती बचती सड़क तक पहुंच जाती हैं, लेकिन देर हो जाती है और उनके सामने से बस गुजर जाती है। लड़कियां दौड़कर बस का पीछा करती हैं और बस उनकी आंखों से ओझल हो जाती है और वो निराश हो जाती हैं और आपस में ही लड़ने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से देर हो गई है। और तभी सड़क पर एक छोटा ट्रक दिखता है। सिल्मा उसकी ओर दौड़ती है और बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है। बड़ी मुश्किल से ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोकता है। उसका नाम यासीन था। यासीन सलमा को बहुत डांटता है और बोलता है तुम लोग पागल हो, मरना है तुम लोगों को। लड़कियां यासीन से रिक्वेस्ट करती हैं और बोलती हैं हम तरबजान जाना चाहते हैं, आज वहाँ फुटबॉल मैच होने वाला है और हमारी बस छूट गई है, प्लीज हमें वहां तक ले चलो। यासीन उन सबको परेशानी में देखकर उनको बस तक पहुंचाने के लिए मान जाता है। आगे सड़क पर बस मिलते ही लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बस में अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, जैसे कोई खजाना मिला हो। और सभी फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचकर खूब धमाल करती हैं और खूब सीटी बजाती हैं। थ्रिल से उनका पूरा शरीर नाच रहा है, जैसे कोई रस्सी से बंधा जानवर रस्सी तोड़कर बिना रुके दौड़ता है और अपनी आजादी का जश्न मनाता है।
हालांकि उनकी खुशी देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे हम उस स्टेडियम में हो, हम भी नाच रहे हैं। दूसरी तरफ घर पर लड़कियों का अंकल इरोल घर जल्दी आ जाता है। घर पर गांव के लोग फुटबॉल मैच टीवी पर देखने आ जाते हैं और वो सभी अपनी अपनी गप में लग जाते हैं। घर में गांव की औरतें भी आई होती हैं जो दादी की उम्र की होती हैं। वो आपस में मदद के लिए आई हैं ताकि बाहर पुरुष मैच का मजा ले सकें। तभी एक औरत लड़कियों को टीवी पर देख लेती है। वो डर जाती है और दादी को बुलाती है। दादी जैसे ही टीवी पर लड़कियों को देखती है उसका दिमाग घूम जाता है। उसको लगता है पूरे गांव वालों के सामने लड़कियों को चरित्रहीन घोषित कर दिया जाएगा और उनका बेटा इरोल तो सबको जान से मार देगा। दादी का जैसे खून सूख गया हो। वो सीढ़ी लाती है और घर के मेन स्विच को हथौड़े से तोड़ देती है। अचानक से लाइट जाने से सबका ध्यान बातचीत से हटकर लाइट की तरफ जाता है। लेकिन दादी को लगता है गांव में बहुत लोगों के पास टीवी है, वो लड़कियों को पहचान लेंगे। इसलिए दादी घर के बाहर जाती है और बिजली की मेन सप्लाई के खंबे पर दे दनादन पत्थर फेंकने लगती है और ट्रांसफार्मर गिरा देती है और पूरे गांव में अंधेरा कायम हो जाता है और तमराज किलविश की जय हो जाती है। ये सीन देखकर पेट में गुदगुदी हो जाती है। दादी तो कमाल कर देती। दादी अगर रोटी बेलने की जगह भाला फेंकने में अपना करियर बनाती तो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाती। उस समय कैसे भी करके दादी सारा मामला लोगों के सामने संभाल लेती है और जब लड़कियां घर आती हैं, दादी उन्हीं के इंतजार में थी। दादी उनको कुछ नहीं कहती बल्कि उनको पूरे कपड़े पहनाती है और घर ले जाती है। घर में मजदूर बुलाए जाते हैं। दीवार और ऊंची बना दी गई और लोहे से हर तरफ सील कर दिया गया। घर पहले जेल था, अब पूरी तरीके से तिहाड़ बन चुका है। इरोल और दादी जेलर थे और कैदी थी लड़कियां। अगली शाम को कुछ मेहमान बुलाए गए। दादी ने सलमा और सिनोई को तैयार होने के लिए कहा। दादी मेहमानों के बीच बैठ जाती है और बात करने लगती है। तभी दादी सुनोई को बुलाती है। सुनोई, खड़ी क्यों हो? मेहमानों को चाय दो। ये सुनते ही सुनोई दादी को बोलती है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। दरअसल सुनोई जान जाती है कि दादी और इरोल उसकी शादी करना चाहते हैं। सुनोई की उम्र 16 की है, वो सबसे बड़ी है। वो दादी के पैतरे खूब जानती है। सुनोई अपनी दादी से कहती है, दादी मैं एकी को पसंद करती हूँ, अगर तुम मेरी शादी किसी और से करवाने की कोशिश करोगी तो मैं चिल्लाऊंगी। वो चिल्लाती है। दादी कहती है, ठीक है चिल्लाना बंद करो। दादी उस समय कुछ नहीं बोलती, गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। दादी चुपचाप मुस्कुराती हुई मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है और सलमा को मेहमानों की आवाभगत करने के लिए कहती है। सलमा, मेहमानों को चाय दो। सलमा की उम्र तकरीबन 15 बरस की होगी। मेहमानों के साथ आई एक औरत कहती है, माशाअल्लाह सलमा तो बहुत खूबसूरत है, और बताती है, मेरा बेटा उस्मान बड़ा शर्मिला है। तभी उस्मान अंदर आ जाता है और सलमा के साथ बैठ जाता है। दादी उस्मान को देखती है और कहती है, उस्मान तो बहुत जवान और जोशीला लगता है। दादी हंसते हुए कहती है, हमारी तरफ से बात पक्की समझिए, मैं मरने से पहले अपनी पोतियों की शादी कर देना चाहती हूँ। तभी उस्मान के पिता अपने परिवार के साथ अंदर आ जाता है तो वो बोलता है, अल्लाह के करम से, पैगंबर के वचन से मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। और वो लाल रिबन बंधी हुई अंगूठी उस्मान और सलमा को पहना देता है और बधाई हो का दौर कुछ मिनटों तक चलता है। सलमा का रिश्ता तय हो जाता है और सुनोई का रिश्ता भी एकी के परिवार वालों को बुलाकर तय कर दिया जाता है। सुनोई अपनी शादी तय होने से खुश है, पर बच्चे कम उम्र में अपना भला कहाँ समझते हैं, तो शादी क्या खाक समझेंगे। घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और परंपरा के अनुसार लोकगीत गाने गाए जाने लगते हैं। शादी का दिन आ जाता है। सुनोई और सलमा दुल्हन के लिबास में तैयार हैं। बारात आ जाती है। सुनोई खुशी से नाच रही है, अपने पति को चूम रही है। इरोल हर्ष फायरिंग करने लगता है। सारे बाराती मगन नाच रहे हैं। दूसरी तरफ सलमा अपने रिश्ते से खुश नहीं है। वो झूठी गिलासों में रखी नशीली ड्रिंक पीने लगती है। लाले उसको परेशान देख लेती है और कहती है, अगर तुम उस्मान से शादी नहीं करना चाहती तो सब लड़कियों की तरह इस्तांबुल भाग जाओ। सलमा कहती है, पर कैसे? लाले कहती है, कार में बैठो और जाओ। सलमा कहती है, लाले इस्तांबुल 1000 किलोमीटर है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, हमें रोटियां बनानी सिखाई गई हैं, गाड़ी चलाना नहीं। और विदाई का समय आ जाता है। सभी बहनें रोने लगती हैं। तभी सलमा कहती है, ये आखिरी बार है जब हम सब एक साथ हैं, तुम सबसे दूर जाना बहुत दर्दनाक है, अपना ख्याल रखना। सलमा और सुनोई दोनों की विदाई करा दी जाती है। लाले सुबह उठती है और अपनी बहनों के बिस्तर को देखती है, खाली बिस्तर जैसे उसे कचोट रहा हो। वो बाहर आती है, उसे इरोल की कार की चाबी दिखती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन उसे चलानी कहाँ आती है। उसके बाद हम उसी सुबह का लेकिन सलमा के ससुराल का सीन देखते हैं। उसका पति उस्मान सलमा के साथ होता है और दरवाजे पर उस्मान के माता पिता उस्मान से चादर मांगते हैं। लेकिन कमरे के अंदर उस्मान सलमा से कहता है, चादर का निशान कहाँ है? सलमा उस्मान की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। एक चादर में खुद को लपेटे हुए सलमा कहती है, मुझे नहीं पता। उस्मान और उसके माता पिता दुल्हन की जोड़ी में ही सलमा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सलमा शांत सी बेड पर लेट जाती है। ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है, बस डॉक्टर अलग है और जांच करता है और उसके ससुराल वालों से कहता है, अभी भी हाइमन अपनी जगह पर है, ये समय के साथ या बच्चे के जन्म के साथ अपने आप हट जाएगा।
सलमा ये सब बेड पर पड़ी सुन रही है। उसका मन बहुत पीड़ा से भरा है। वो सोच रही है, उस्मान और मेरा रिश्ता मेरे हाइमन पर टिका है, ये कभी दिल का रिश्ता नहीं बनेगा। दूसरी ओर लड़कियों की दादी और इरोल ईसे की भी शादी तय कर देते हैं। ईसे मात्र 14 साल की है, लेकिन जैसे ही लाले को पता चलता है, लाले गुस्से में भभकने लगती है। ईसे मेहमानों के लिए चाय बनाती है, लेकिन लाले चाय में थूक देती है। बिस्किट के पैकेट को मसलने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से ईसे सारे कप बचाती हुई चाय ले जा पाती है। चिड़ी हुई लाले घर से निकल जाती। वो छिपते छिपाते सड़क तक आ जाती है और सड़क पर पैदल ही चलने लगती है। और उसी रास्ते से एक ट्रक गुजरता है और लाले को देखकर अपना ट्रक रोक देता है। ट्रक ड्राइवर बोलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो लाले? लाले यासीन को पहचान जाती है। दोस्तों, दरअसल ये वही ट्रक वाला है जिसने फुटबॉल मैच देखने के लिए लिफ्ट दी थी। यासीन कहता है, इस समय कहाँ चल दी? आज भी मैच है क्या? लाले कहती है, नहीं, मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। यासीन पूछता है, पैदल? लाले जवाब देती है, हाँ। यासीन फिर पूछता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी चप्पल रास्ते में टूट जाएगी? इस्तांबुल तो पैदल 10 दिन का रास्ता है, वो भी लगातार चलोगी तब पहुंचोगी। तुम्हारी स्पीड देखकर लग रहा है 1 महीने में पहुंच जाओगी। अच्छा सुनो, तो तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? लाले सारे हालात बता देती है। यासीन उसके मन की सारी बात समझ रहा है। वो उसे ट्रक में बैठने के लिए कहता है। लाले यासीन से कहती, मुझे कार स्टार्ट करनी आती है, चलानी नहीं, क्या तुम मुझे सिखाओगे? यासीन कहता है, जरूर, चलो आ जाओ और चलाओ। लाले यासीन के डायरेक्शन में ट्रक चलाने लगती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लाले जैसे कोई फैसला करती है और यासीन से कहती है, मुझे वापस जाना है। यासीन पूछता है, ठीक है, पर अब क्या इस्तांबुल नहीं जाना? लाले कहती है, जाना है, पर अभी नहीं। यासीन लाले को कहता है, ठीक है, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बता देना। लाले वापस लौट आती है और अपने रूम के पाइप से रूम के अंदर जाना चाहती है और मिसेस पटेल देख लेती है। दोस्तों, ऐसी 1-2 डायने हर मोहल्ले या गांव में 1-2 जरूर मिल जाती हैं। आपके घर के आसपास हो तो बताना जरूर। हम आखिर में 2 मिनट का मौन रखेंगे और साथ में दुख व्यक्त करेंगे। दोस्तों, मिसेस पटेल आग लगा देती है और आखिरी खिड़की को भी लोहे की सलाखें अता फरमा दी जाती हैं। दूसरे दिन इरोल अपने साथ ईसे, नूर और लाले तीनों को कार में बैठने के लिए कहता है और बैंक जाता है, क्योंकि उसे पैसे निकालने हैं। पैसे ईसे की शादी की तैयारी के लिए चाहिए, लेकिन वो तीनों बहनों को कार में ही बैठे रहने के लिए कहता है। इरोल बताता है, मैं बैंक जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा। इरोल के जाने के बाद लाले और नूर बाहर निकल जाती है। लाले ध्यान से हर चीज पर गौर कर रही है। वहां वो इस्तांबुल का एक बोर्ड देखती है, जहां से इस्तांबुल के लिए बस मिलती है। तभी ईसे के पास एक अनजान लड़का आ जाता है जो उसे छेड़ने लगता है। लाले और नूर उसकी मदद के लिए आती हैं। लाले पूछती है, इसे मैं इस लड़के की टांग तोड़कर उल्टा टांग दूं? लेकिन इसे मना करती है और लाले और नूर को बाहर ही रहने के लिए कहती है और बोलती है, जब इरोल आए तो मुझे इशारा कर देना। और उस लड़के के साथ कार का शीशा बंद कर लेती है। ईसे को अपनी शादी से इतनी चिढ़ है कि वो कार के अंदर ही उस अनजान लड़के के करीब आ जाती है, जिससे उसकी शादी टूट जाए। कुछ देर बाद इरोल आ जाता है और लाले और नूर को बाहर देखकर डांटता है और कहता है, बाहर क्यों निकली? लाले कहती, हम आइसक्रीम खाना चाहते थे। इरोल बोलता है, बहुत देर हो चुकी है, फिर कभी। मैंने बाहर निकलने से मना किया था ना, चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी के पास पहुंचकर बोलता है, शीशे क्यों बंद किए हैं? लेकिन इसे कोई जवाब नहीं देती। इसे को पता नहीं कैसी खुशी हो रही है, जैसे कोई बदला लेकर खुश होता है। वो सभी टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तीनों बहनें इशारे में बात करती हैं। लड़कियों की हंसी ठट्टे से चिढ़कर अंकल गुस्सा हो जाता है और इसी को बोलता है, अभी के अभी खाने की टेबल छोड़कर चली जाओ। और इसे अंदर जाती है और एक तेज आवाज आती है। दादी तेजी से रूम की ओर भागती है और उसके पीछे लाले और नूर भी अंदर जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही इरोल को पता चलता है इसे ने खुद को गोली मार ली है, इरोल इसे को अस्पताल ले जाने के बजाय तेजी से लाले और नूर को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और घर से भागने लगता है, जिससे किसी को पता न चले कि ईसे ने खुद को गोली इरोल की वजह से मारी है। इरोल एक दरिंदा है, जल्लाद है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये बच्चियां रहें या मरे। चलती गाड़ी में बंद लाले और नूर बेबस हैं, डरी हुई हैं कि ईसे कैसी होगी। नन्ही बच्चियों को ये दुख देने वाले कहने को उनके अपने हैं, लेकिन ये जल्लाद हैं जिन्होंने उनकी छातियों में दुख के अंगारे मल दिए हैं, जो जिंदगी भर सुलगेंगे आहिस्ता आहिस्ता और उन मासूमों को ताउम्र जलाएंगे। लाले और नूर अपने सामने से एम्बुलेंस को घर की ओर जाते देख रही हैं। एम्बुलेंस दौड़ रही है, उसका शोर वादियों में गूंज रहा है, जैसे एम्बुलेंस चीख चीख कर इसे से कह रही हो, ये तुमने अपने साथ क्या किया? तुम्हारी बहनें तुम्हारे बिना तड़पेंगी, पर इसे नहीं रही। सभी इज्जत के ठेकेदार 14 साल की ईसे को दफन कर देते हैं। ये दफन करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं अपने बच्चों के भले के लिए करते हैं। दोस्तों, ये दलाल किसी का क्या भला करेंगे? हाँ, ये मासूमों को मरने के लिए जरूर मजबूर कर देते हैं या फिर जिंदा लाश बना देते हैं।
घरों में कई लोग सारी जिंदगी लाश की तरह जीते हैं। आपने खुद ऐसे समाज के ठेकेदारों को अपने आसपास देखा होगा। इन सब ने मिलकर ईसे को मारा है। ईसे अपनी छोटी बहनों को छोड़कर मिट्टी हो गई। ईसे की मौत की खबर सुनकर सेल्मा और सिनोए भी आई हैं। चारों बहनें आंखों में आंसू भरे हुए बेसुध पड़ी हैं, लेकिन सेल्मा और सिनोए को उनकी ससुराल वाले अपने साथ ले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं लाले और नूर। बिस्तर में लेटे हुए लाले को 24 घंटे हो चुके हैं। वो एक सपने में है, जैसे उसकी सारी बहनें अपने अपने बिस्तर पर सोई हुई हैं और उनकी माँ उनकी पसंद का नाश्ता लाई हो और प्यार से आवाज दे रही हो, लाले, नूर, ईसे, उठो मेरे बच्चों, उठो मेरी जान, देखो सब तुम्हारी पसंद का है, आकर खा लो। लेकिन न तो लाले उठती न नूर। सुबह से रात हो जाती है और रात से सुबह। ये दिन वो कैसे काट रही हैं, कोई इंसान हो तो महसूस करे। नूर और लाले इसी की मौत से तड़प रही हैं। लाले नूर से कहती है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। नूर कहती है, पर हम जाएंगे कहाँ? लाले कहती है, कहीं भी, पर यहाँ नहीं। लाले के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। वो पूरे घर को ध्यान से देखती है। दीवार की ऊंचाइयां देखने के लिए वो छत पर जाती है। नीचे आकर लाले कैंची उठाती है और अपने बाल काट देती है और एक चेहरे नुमे तकिए पर सिल देती है। दूसरी सुबह दादी जब लाले के कटे बाल देखती है तो गुस्सा होती है, उसे डांटती है और कहती है, ये क्या हुलिया बना लिया है? पर लाले कुछ नहीं बोलती। उसी दोपहर को जब दादी गर्मी से परेशान खिड़कियां खोलने में बिजी होती है, लाले चुपके से दादी के कमरे में जाती है और लकड़ी की अलमारी खोलकर बॉक्स से कुछ पैसे निकालने लगती है। कुछ देर बाद ही दादी के आने की आहट आती है। वो चौकन्नी हो जाती है। जल्दी से बॉक्स को अंदर रखकर अलमारी बंद कर देती है। बिस्तर के नीचे छिप जाती है। दादी अंदर आ जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। लाले बिस्तर के नीचे ही होती है। लाले अपना सारा मामला समेट लेती है। दादी के सोने के बाद वो अपने कमरे में आती है, फिर अपनी स्कूल डायरी ढूंढती है। उसमें कोई एड्रेस लिखा है। उसी रात नूर को पहली बार पीरियड्स आ जाते हैं। लाले पूछती है, क्या हुआ, तुम सोती क्यों नहीं? नूर बोलती है, सो रही हूँ। और दूसरे दिन दादी नूर से कहती है, तुम तो अब जवान हो चुकी हो और शादी लायक हो गई हो। इस उम्र में आसान होता है दूसरों के घर में बसना। नूर दादी से कहती है, अभी से शादी? दादी बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी शादी भी इसी उम्र में हो गई थी। कुछ दिनों के बाद ही दादी और इरोल 13 साल की नूर की शादी तय कर देते हैं। नूर छोटी है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेचैन है। बेचैन हो भी क्यों ना, उसके अंकल और उसकी दादी अपनी पुरानी रूढ़ियों के नीचे उसकी बहनों को एक एक करके जिंदा ही मार रहे हैं। दूसरी ओर लाले की नजरें हर वक्त कार की चाबियों पर होती है, लेकिन इरोल चाबी पुरानी जगह नहीं रखता और खिड़की दरवाजे पूरी तरह से सील्ड हैं। भागने का कोई जरिया नहीं है जब तक कि दरवाजे खुले न हो। और शादी का दिन आ जाता है। 13 साल की नूर को दुल्हन के लिबास में तैयार किया जाता है और कुछ देर के बाद बारात आ जाती है। दादी और इरोल मेहमानों के स्वागत के लिए दरवाजा खोलते हैं और स्वागत करने लगते हैं। दरवाजे पे सजी हुई नूर खड़ी है और उसके ठीक पीछे 11 साल की लाले। लाले सबको बाहर जाने देती है और फिर अचानक नूर को दरवाजे के अंदर खींच लेती है और बाहर का दरवाजा बंद कर लेती है। नूर कहती है, ये क्या कर रही हो लाले? लाले कहती है, बचा रही हूँ तुमको और खुद को। अगर शादी नहीं करना चाहती तो मदद करो। लाले और नूर बहुत सारा सामान हर दरवाजे के पीछे जमा करने लगती है और सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। दादी और इरोल मेहमानों से कहते हैं, लड़कियां बहुत मजाकिया हैं, वो हमें सरप्राइज देना चाहती हैं। लेकिन नूर खिड़की से कहती है, ये झूठ है, मैं शादी नहीं करना चाहती। इरोल नूर से कहता है, दरवाजा खोल दो नहीं तो तुम्हारा गला घुटकर तुमको सुला दूंगा। इरोल गुस्से में सुलग उठता है और पत्थर फेंककर खिड़कियों के कांच तोड़ देता है। भाई कुछ भी कहो, लेकिन फिल्म में दादी और इरोल पत्थर फेंककर कुछ भी तोड़ने में उस्ताद हैं। साथ ही इरोल बहुत उस्ताद है। उसने अपने घर को फुल सिक्योर्ड जेल बनाया है। ससुरा खुद ही नहीं घुस पा रहा। ऊपर से नूर दहेज का सामान खिड़की के नीचे फेंकने लगती है और कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। दूसरी ओर लाले एक पॉलिथीन निकालती है और एक नंबर डायल करती है और कहती है, हेलो यासिन, मैं लाले हूँ। हम अपने घर के अंदर बंद हैं। वो लोग कुछ देर में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, तुम आ जाओ। लेकिन इतने में अंकल फोन लाइन को काट देता है। नूर कहती है, क्या उसने सुना? अगर उसने नहीं सुना होगा तो हम क्या करेंगे? लाले कुछ नहीं कहती, बल्कि लाले इरोल के टंगे कपड़ों से कार की चाबी ढूंढ निकालती है। नूर और लाले अपना सामान रखती हैं। लाले कुछ पैसे जूते में छुपा लेती है, कुछ बैग में।
नूर एक फोटो फ्रेम को अपने साथ रख लेती है जिसमें वो पांचों बहनें साथ थी। तभी खिड़की की ग्रिल कटती देखकर दोनों डर जाती हैं। लाले नूर को लेकर दरवाजे की तरफ जाती है। सबका ध्यान खिड़की को काट रहे आदमी पर था। लाले और नूर सावधानी से दरवाजा खोलती हैं और बाहर निकल जाती हैं और कुर्सी के सहारे दीवार पर चढ़ जाती हैं और कुर्सी उठा लेती हैं जिससे आसानी से उस तरफ उतर सके। नूर और लाले को इरोल की आवाज आती है, बाहर निकलो, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि याद रखोगी। लाले और नूर दोनों की सांस अटक जाती है, लेकिन लाले और नूर घर की दीवार के उस तरफ उतर जाती हैं। लाले नूर को कार में बैठने के लिए कहती है। लाले कार स्टार्ट कर देती है। इरोल कार की आवाज से जान जाता है वो दोनों भागने की कोशिश कर रही हैं। वो उनको धमकी देता है और गाली देते हुए उनका पीछा करता है, पर लाले लगातार कार दौड़ाती जाती है। आगे लाले कार ठोक देती है। डर के मारे दोनों उतर जाती हैं और पैदल ही छुप छुप कर सड़क की तरफ जाने लगती हैं। लाले को उम्मीद है यासिन जरूर आएगा। नूर कहती है अगर उसने नहीं सुना होगा तो। लाले भी इस बात से सहम जाती है क्योंकि वो जानती है इरोल उनको ढूंढकर जान से मार देगा, लेकिन फिर भी वो चलती जाती है और लाले को यासिन का ट्रक दिख जाता है। लाले भागकर यासिन के ट्रक की ओर दौड़ती है और उसके गले लग जाती है और कहती है तुम आ गए। यासिन बोलता है आता कैसे नहीं, वादा जो किया था। यासिन उनको ट्रक में बिठा लेता है। इसी ट्रक में वो पांचों आखिरी बार मैच देखने गई थी। आज सिर्फ लाले और नूर हैं। यासिन ट्रक को सड़क पर दौड़ाता हुआ नूर और लाले को बस स्टैंड ले जाता है और इस्तांबुल जाने वाली बस में बिठा देता है और लाले की ओर देखकर मुस्कुराता है, हाथ हिलाता है, कुछ कहता नहीं। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। बस चल पड़ती है। लाले और नूर बस में बैठ जाती हैं। एक अजीब सी बेसब्री लाले के चेहरे पर है। खिड़की से आती हवा महसूस कर रही है। दोनों एक बेखुदी में हैं। उनको हर पल लग रहा है जहां चारों बहनें साथ हैं, आजाद हैं। दूसरी ओर जल्लाद दादी को लाले का सिला हुआ तकिया मिलता है जिस पर उसने अपने बाल सिल दिए थे। वैसे भी दादी और इरोल को जिंदा इंसान नहीं, ऐसी ही गुड़िया चाहिए जो उनके हिसाब से चले। उधर लाले और नूर बस से सफर करती हुई इस्तांबुल पहुंच जाती हैं और लाले डायरी का पता दिखाकर एक लड़की से रास्ता पूछती है। लड़की एक गली की ओर इशारा करती है। लाले और नूर उसी गली से चलते हुए एक दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हैं और बेल बजाती हैं। एक अनजान आदमी दरवाजा खोलता है। वो लाले और नूर को आश्चर्य से देखता है और हेलो बोलता है और पूछता है तुम लोग कौन हो। लाले कहती है मिस डेलेक है। वो आदमी अंदर की ओर देखता है और डेलेक को पुकारता है। मिस डेलेक बाहर आती है और लाले को देखकर कहती है लाले, नूर, तुम दोनों यहाँ। लाले मिस डेलेक को देखकर उनकी छाती से चिपक जाती है। बस सिसक रही है। उसकी सिसकियां उसके दर्द का हिसाब दे रही हैं। दोस्तों, लाले और नूर बेशरम और धोखेबाज लड़कियां हैं। उन्होंने परिवार को बेइज्जत कर दिया है। नूर शादी से भाग आई है। लाले और नूर अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं। आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। इन पांचों बहनों की तरह कहीं आप भी तो फंसे हुए नहीं हैं अपने घर पर, दफ्तर पर या किसी रिश्ते में? हो सके तो खुद से ईमानदारी से जवाब मांगिएगा और जवाब अगर हाँ में आए तो क्या लाले जितनी हिम्मत है? बताइएगा जरूर। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।